मैं हूं फायजा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा ही स्पेशल है और इस तरह के प्रोग्राम करते हुए डेफिनेटली खुशी जो है वो महसूस होती है, क्योंकि एक साल पहले की अगर हम बात करें तो इस दिन जो सूरत हाल थी जिसको हमने देखा और जो तमाम तर सूरत हाल थी उसको आज पाकिस्तान ने जिस तरह से सेलिब्रेट किया, बल्कि ये जो मामला है ये तकरीबन 6 मई से स्टार्ट हुआ और 10 मई पे आके अख्ताम पजीर हुआ। आज के प्रोग्राम में हम इसी तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन इस हवाले से काफ़ी जो तकरीब है वो मुनक़िद की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस दिन को जो है वो एक ख़ास जो है वो अहमियत दी है और 10 मई को योम मार्का के नाम से जो है वो मंसूब किया गया है, यानी कि इस दिन को एक स्पेसिफ़िक जो है वो नाम दिया गया है ताकि इस दिन को पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो याद रखा जाए और जो पाकिस्तान के नौजवान नस्ल है वो इसको कभी भी फरामोश ना करें। हर साल जो है वो इस दिन को इसी नाम से जो है वो याद रखा जाएगा। मार्का हक के तौर पर योम मार्का हक जो है वो इसको कंसीडर किया जाएगा। हर साल इस दिन को जो है वो छुट्टी के बगैर ही जो है वो जश्न जो है वो किया जाएगा। ये एक ज़बरदस्त जो है वो इनिशिएटिव है। और चूँकि 10 मई जो है वो आज माओं का जो है वो आलमी दिन भी है और इस दिन की मुनासबत से उन तमाम माओं को जो कि इस वक्त मौजूद है, जो पाकिस्तान के तरक्की में अपना किरदार अदा करती हैं और जो माएँ भी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं, खा वो टीचर्स हैं, खा वो डॉक्टर्स हैं, हाँ वो किसी भी पेशे से मुंसलिक है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के लिए जो है वो काम कर रही हैं। और अजीम माओं को जिन्होंने अपने जिगर के गोशों को इस वतन के लिए कुर्बान किया, उनको भी सलाम हमारी इस चैनल की तवज्जो से और पूरी कौम जो है वो उनको सलाम पेश करती है। और पूरी कौम को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी जो है वो सलाम पेश किया गया, पूरी कौम की माओं को जिन्होंने अपने जिगर गोशे जो है वो हमेशा वतन के लिए जो है वो हमेशा से आके रखे हैं। आज का दिन बड़ा ही अहमियत का हामिल है और आज के प्रोग्राम में भी हम जो है इस तमाम तर जो हैपनिंग्स हुई हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ भी मैं करवाती चलूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सिद्रा सदुज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। बहुत शुक्रिया सिद्रा साहिब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। आगाज़ करेंगे ब्रिगेडियर साहब आपसे आज के दिन का। सर क्या कहेंगे जब भी हम बात करते हैं किसी भी ऐसे दिन की जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो है बड़ी अहमियत का हामिल है और हमेशा से ये तो एक ऐसा दिन है जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से कैप्चर किया और आज जो है वो हम उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल के लिए इस तमाम तर जो सिनेरियो है इसको दोहराना, इसको सुनना कितना ज़रूरी है सर? खराज तहसीन है जी अफवाज पाकिस्तान को और पूरी कौम को, क्योंकि जंगें तो कौम लड़ती है, सिर्फ अफवाज नहीं लड़ती। और पाकिस्तान को फ़ख्र है अपनी अफवाज पे कि उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा, अपना ट्रेनिंग लेवल मेंटेन रखा, जो थ्रेट परसेप्शन है उसको समझा, दुश्मन को समझा, उसके मकार चालों को समझा और उसको वो जो हमें ख़तरा लाक रहता है दुश्मन से उसको नंबर आजमा हुए। वो कि हमसे कई गुना बड़ा दुश्मन है साइज़ में, इकोनॉमी में, आर्म फोर्सेस में, हर चीज़ में। लेकिन आपने तारीख में कभी ये ना सुना होगा कि ये बहुत बड़ी फौज थी, उसने छोटी सी फौज को हरा दिया। हमेशा आप ये सोचते हैं कि एक छोटी फौज थी, उसने जज्बा ईमानी से, इत्तेहाद से, कौम की सपोर्ट से, अपनी ट्रेनिंग से और सुपीरियर हिकमत अमली से एक बड़ी फौज को हरा दिया। यही सीखा आपने यरमूक में, यही सीखा आपने बैटल ऑफ एन जलूत में और यही सीखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा बदर से, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा से जो है वो तो एक ऐसी मिसाल है, ग़ज़वा तो और चीज़ है, उसमें तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत करम फरमा होती है, लेकिन मशअल राह ज़रूर है। और ये जो बुनियानुल मरसूस नाम रखा गया है, वो बुनियानुल मरसूस का जो तर्जमा है कुरान शरीफ में वो ये है कि जब दुश्मन से लड़ते हैं मुसलमान ईमान वाले तो गोया वो ऐसे होते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार, यानी कि इम्प्रेग्नेबल। साथ साथ मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगा कि ये हिंदुस्तान ने जो बेवकूफ़ियाँ की हैं हमारे साथ, जो करते चले आ रहे हैं, उससे उनको धचका लगा, उनकी अहमियत को, उनकी पावर प्रोजेक्शन को, और पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि उनके हिकमत अमली जो है वो नफ़रत की बुनियाद पे है
वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं कई सालों से, उसके और वो इस खत्ते के अंदर अपनी हेजेमनी कायम करने के लिए या तसल्लुत कायम करने के लिए दूसरे ममालिक को नीचा दिखाते हैं, और एक मुल्क इस खत्ते में उनके खिलाफ, उनके इन नापाक अज़ाइम के खिलाफ खड़ा है, वो पाकिस्तान है। और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को कभी सरनगू नहीं कर सकेंगे, और जब भी वो ये कोशिश करेंगे उनकी उसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी जैसे बुनियाम मरसूद से उसको खाई है। बिल्कुल। साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि मैं ये कहूँ कि ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी चीज़ है। ये एकदम ये चीज़ हो नहीं सक जाती है, इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, इसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारी इसमें हिकमत अमली कार फरमा होती है। लेकिन पहुंच के उस स्टेज पे पहुंच के जब आपको ललकारा जाए तो फिर जो फैसला साजी होती है वो बहुत अहम होती है। बिल्कुल। किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जो गंभीर हो, जिसमें खतरा लाक हो, उसमें सही फैसले बर वक्त करना जो है उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस होती है, और आप वो फैसले अगर सही करें तो आपको फायदा होता है। स्ट्रेटजी के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप मोटी गलती कर दें और छोटी छोटी बातें आप जितनी मर्जी अच्छी कर लें, उसका कोई फायदा नहीं होता। यानी कि यू कैन नॉट कंपनसेट अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर विद टैक्टिकल ब्रिलियंस। तो पाकिस्तान ने फैसले अपने अच्छे किए, अपनी ट्रेनिंग अच्छी की, इसकी मिलिट्री लीडरशिप, इसकी और जो तमाम लीडरशिप है मुल्क की, वो जल होकर सामने आई, लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया। बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी आपसे कहूँगा कि हमें हरदम तैयार रहना चाहिए कि हमारा जो हिंदुस्तान है, क्योंकि उसकी फिलॉसफी और उसकी जो पॉलिटिक्स है वो एक आरएसएस पे ऊपर मबनी है। बिल्कुल टीपू साहब, आपने बजा फरमाया, क्योंकि हमने देखा कि कल भी जिस तरह से उन्होंने 3 घंटे की जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जो अपना एजेंडा जिस तरह से बताया जो इजराइल की तर्ज पे था। क्योंकि अगर हम देखें उस तमाम तर सिनेरियो कुछ 1 साल पहले हुआ तो उसमें जंग तो भारत लड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे जो ब्रेन मौजूद था वो इजराइल का था। सो वो बुरी तरह से फेल हुआ है, और वही ब्रेन जो चल रहा था कि न्यू नॉर्मल के तौर पर हम जो है वो आगे लेके चलेंगे, और शायद पाकिस्तान भी उसी तरह से हमारे मातहत आ जाएगा जैसे हम तमाम सूरत हाल जो है वो इस खित्ते के अंदर बना के बैठे हैं। सो डॉक्टर मुनव्वर साहब, आपकी तरफ में आऊँगी और क्या कहेंगे, क्योंकि एक तो इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त दुनिया के अंदर वो डेफिनेटली चेंज हुई है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है इस वक्त हमारे जो नाज़रीन इस वक्त हमें इस टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि इस साल में पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसमें कितनी नुमाया तब्दीली आई है। गो कि अगर हम मईशत को ट्रांसलेट करना ज़रूरी है, वो एक साइड चैप्टर है, लेकिन और तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की पोजीशन को आप कैसे देखते हैं? एक साल में क्या चेंजेस आए हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, ब्रिगेडियर साहब को, आपकी मेहमान को, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम और मार्का की मुबारकबाद। देखें, ये फाइनेस्ट आवर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और ये पहली मर्तबा फाइनेस्ट आवर खैर नहीं आया, इससे पहले भी फाइनेस्ट आवर्स आपकी जिंदगी में आए, लेकिन इसकी जो खुसूसियत है वो इसलिए नुमाया है कि पहली मर्तबा हुआ है कि जो की प्लेयर्स हैं रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले कभी आपका एक तरफ झुकाव होता था तो दूसरे के माथे पे बल आ जाते थे। मिसाल के तौर पे आपने चाइना की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बने तो अमेरिकन को रिजर्वेशन थी। बिल्कुल। आप अमेरिका की तरफ झुकते थे तो रशिया नाराज हो जाता था। लेकिन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि तीनों मेजर प्लेयर्स जो हैं दे आर अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, रीजनल सतह के पे ऊपर भी अगर आप सऊदी अरब की तरफ झुकाव रखते थे तो ईरान को रिजर्वेशंस थी, ईरान की तरफ जाते थे तो कोई और अरब मुल्क आपसे नाराज हो जाता था। आप देखते हैं कि अब इस वक्त जितने भी रीजनल की प्लेयर्स हैं, सवा 1-2 को छोड़ के, जिनकी हैसियत बजाते खुद कुछ नहीं है, वो भी पाकिस्तान को फॉलो भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में नए सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में काम करने के लिए तैयार भी हैं। तो देयरफॉर आई वुड से इट इज द फाइनेस्ट आवर एट सिस्टमिक लेवल, एट रीजनल लेवल। बिल्कुल। जो रियासती सतह है उसमें भी काफी अरसे के बाद आपने देखा कि आप जैसे मीडिया वॉरियर्स हैं, आपकी मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी एंड लीडरशिप है, आपकी एकेडेमिया एंड फॉरेन ऑफिस है,
वो सारे एक पेज पर नजर आए। और ये यकजहती आपको ज़लज़ला 2005 में नजर आया, बिल्कुल। ये यकजहती आपको 1965 में नजर आई, ये यकजहती आपको मार्का हक के वक्त में नजर आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बड़ी नेमत आपके पास आई है और ये आपके नजरिए की वजह से आई है, और ये आपकी जो इतने काफी अरसे से जो कंसिस्टेंटली आप मेहनत कर रहे थे, ये उसका नतीजा है। अब वक्त आ गया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया, कि हमें तीनों सतह पे मजीद काम करने की जरूरत है। रियासती सतह पे रिफॉर्म की जरूरत है, खिते की सतह पे आपने एक ऐसे स्ट्रक्चर को मुरतब करना है जो आपकी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड्स को फुलफिल करे, और सिस्टेमिक लेवल पे आपने प्रोएक्टिव रोल अदा करना है, बिकॉज नया सिस्टम वजूद में आ रहा है और उसमें मिडिल रेंज पावर्स का बड़ा कलीदी किरदार होगा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने सर कि इनके ऊपर वर्किंग करने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। सीधे साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के इस जो एक फ़तह है मार्का हक है, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें, और फिर उसके ऊपर हम ये बात करेंगे क्योंकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि भारत की जानिब से की, और उनके तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद थे, एक तवील तरीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई, और किसी भी तरह से अपनी आवाम के सामने अपने जो एक जिस तरह से अपनी पॉजिटिव इमेज जो है वो बिल्ड करने की नाकाम कोशिश की गई। सो उसमें फिर से उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि न्यू नॉर्मल पैटर्न जो है उसकी तर्ज पे हम जो है वो आगे चलेंगे और पाकिस्तान को मज़ीद जो है वो टफ टाइम दिया जाएगा। सो उन्होंने कहा कौम को कि तैयार हो जाएं। सो क्या कहेंगी, इस दफ़ा खुल के इस बात का जिक्र कर देना कि हम न्यू नॉर्मल की तर्ज पे जो है वो चलेंगे। सो क्या समझती हैं कि अब भारत जो है वो क्या करने जा रहा है और उसको किस तरह का जो है वो फीडबैक दिया जाएगा? अच्छा फायजा, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक, आपको मुबारक। ये जो मई का महीना है 9-10 मई ख़ास तौर पे, कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो हम इसको एक तीसरी ईद के तौर पे ले रहे हैं। और आप ये देखिए कि बच्चों के स्कूलों में फंक्शंस हो रहे हैं, हम जगह जगह सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट लेसर देन ईद, दिस इज नॉट लेसर देन 14th of August, कि जहाँ पे आज जो है 14 अगस्त को तो हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, और 9-10 मई को जो है वो हम अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। फिर आपने इशारा किया है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपको याद होगा कि जब इन लोगों ने ये दावा किया था मार्का हक के 3 माह बाद कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं, जब इन्होंने छोटे छोटे वफूद जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजे थे, और जब इनसे सबूत मांगा गया था तो उस मामले में ये जो है खामोश हो गए थे। इन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इनके जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि आपके पास कोई सबूत होगा, कोई आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, कोई आपके पास किसी किस्म का एविडेंस, कोई जहाज का मलबा, कोई टेल नंबर, कोई किसी किस्म की पिक्चर्स, कोई सैटेलाइट इमेज, कुछ तो होगा क्योंकि आप ये क्लेम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जनाब वाला इन लोगों की जो तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली गई थी, और इन्होंने कहा था कि आप अगर हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहे तो आप उन एविडेंसेस के ऊपर कैसे यकीन करेंगे। अच्छा, सिंदूर 2 की आपने बात की, तो सिंदूर 2 का जो एक खतरा है, या एक वो जो इनकी तरफ से एक हवाई छोड़ी गई थी, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक जो है, सेकेंड वीक के अंदर इस किस्म की बात की गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप का इनको फोन गया था, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, और ये मैं फुल जो है वो कन्विक्शन से ये बात कर रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का इनको फोन गया था और इनको इनकी औकात याद दिलाई गई थी कि पाकिस्तान इज वेरी बिजी, तो पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर करने की जुर्रत मत करना। आपने जो 2 दिन पहले हमारे DGISPR साहब की कॉन्फ्रेंस है उसमें भी सुना होगा कि जिस तरीके से, पहली बात तो ये कि इनको इनकी नानी याद दिलाई है बता के कि आपको मर्दाना नाम ही रख लेते, खवातीन लगाती है ना सिंदूर, तो उस खवातीन को आप आगे करके जो है वो संदूर कर रहे हैं। सेकेंडली, उन्होंने एक सरप्राइज की बात की है कि 14 अगस्त को इनको एक सरप्राइज भी मिलेगा, और जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान अपने दिफाई कुव्वत में आगे बढ़ रहा है, तो इनके लिए जो है वो इनको तैयार रहना चाहिए मार खाने के लिए। हम तो तैयार बैठे, हम पे जो है वो इल्जाम भी लगता है या जिसके ऊपर ये शोर मचाया जाता है कि हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज की। सर टीपू साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की है कि जंगे अवाम लड़ती हैं, एंड फायजा इट्स नॉट ऑलवेज द गन,
इट्स द मैन बिहाइंड द गन। बिल्कुल। आपके पास रशियन जो है वो S-400 भी थे, आपके पास राफेल भी थे फ्रेंच, आपके उस राफेल और रशियन फ्रेंच के की महारत नहीं थी ना आपके पास, कि जिसकी बेसिस पे आपने इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को भी जो है वो गिरा दिया। हाँ, हमने बिल्कुल यूज किए चाइनीज इक्विपमेंट्स, और हाँ, हमने उसी को यूज करके आपको शिकस्त दी। दरअसल उसकी इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन जो है वो इनकी तरफ से सही नहीं हुई थी अपने इक्विपमेंट्स की, जबकि पाकिस्तान ने उसको इंटीग्रेट कर लिया था अपनी लैंग्वेज के अंदर। सो इट्स नॉट, ये सिर्फ आपकी जो है वो गिदड़ भक्कियों से नहीं चलता कि 2019 में जैसे इन्होंने कहा था राफेल होता तो फिर जो है वो मामला बिल्कुल, और यही बात इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रिगेडियर साहब की तरफ में आऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, जैसा सिद्रा ने कहा कि इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसको ये कह रहे थे कि अभी राफेल आ जाएगा, उसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन जैसे ही राफेल आया, और ये तो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो इस वक्त मौजूद है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने 190 किलोमीटर के फासले पर राफेल को गिरा दिया। सर, इसको ज़रा सा इसको बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्योंकि इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो इराक की जंग में बना था, लेकिन अब जो पाकिस्तान की और भारत की जंग में ये जो रिकॉर्ड बना है, और दूसरा ये कि राफेल की अब हम टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हो तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से देख रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका अब क्या देख रहे हैं, बूम है या मजीद ये जो है वो तनज़्ज़ुरी की तरफ जाएगी? देखिए जी, जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम के बाद जो वेस्टर्न मिलिट्री हार्डवेयर है उसको उत्तम समझा जाता था, और उनके चूंकि हम भी एक अंग्रेजी बोलने वाला मुल्क है, हमारी एजुकेशन जहाँ पे बरतानिया से आज़ादी ली बर्रे सगीर ने, तो अमेरिका और यूरोप की टेक्नोलॉजी बिलखुसूस फ्रांस जो है यूरोप में एक अच्छा मिलिट्री हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरर माना जाता है, तो उसको, लेकिन ये जो मार्का हुआ है हमारा हिंदुस्तान के साथ, इसका नतीजा ये निकला है कि लोगों को ये मालूम पड़ गया कि चाइना की जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो उत्तम है और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है, और इसके ऊपर चाइना बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और जंगटूर जो उनके एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है वो उसके हिस्से जो ऊपर चले गए। फ्रांस बहुत नाराज हुआ जी हिंदुस्तान से, उन्होंने कहा हमने आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज दिया था जो अपना सानी नहीं रखता, उसमें 2 रडार रखे हुए हैं, ऐसा रडार है, एक रडार एक्वायर करता है, दूसरा उसका रडार जो है वो खास तौर पे जो उसके ऊपर फायर हो उससे उसका दिफा करता है। वो इतना फॉर्मेडेबल जहाज है, मिटेओर मिसाइल है उसका, अच्छी खासी रेंज है उसकी। तो आपने ये जहाज हमारे गिरा दिए, हमारे जो पैसिफिक में ऑर्डर थे मलेशिया के वो कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको ये आपने हमारा जो एरोस्पेशल है ये जो जहाज जहाँ बनाते हैं इसमें आपने हमारी बड़ी बड़ी बेइज्जती करा दी। तो वो कहते हैं कि जी चाइनीज, और देखो जी, मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जो चाइना के साथ हमारी कोलैबोरेशन है उसमें चाइनीज ने भी हमसे बहुत कुछ सीखा है। एयरक्राफ्ट डिजाइन, उनके रिक्वायरमेंट, उनकी चीज़ें, लड़ाई लड़ने की, देखो टेक्नोलॉजिकली उनको एज ज़रूर है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। हमसे वो मुल्क बहुत आगे चला गया, गो के वो तकरीबन एक ही वक्त में आज़ाद हुए थे, चीन भी और पाकिस्तान भी, लेकिन चीन ने अपने बेहतर हक में हिकमत अमली से, डेवलपमेंट से बहुत आगे निकल गया। लेकिन चीन को इस आगे ले जाने में और ख़ास तौर पे फाइटर जहाज़ों की मैन्युफैक्चर में और मिलिट्री हार्डवेयर में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मदद की है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी भी हमारी जो चाइना के साथ कोऑपरेशन है वो दोनों तरफ से है। रिसर्च जो R&D है जहाज़ों की, मसलन हम ब्लॉक 5 जो है 3 बना रहे हैं JF-17 थंडर, तो हमने तो कभी भी हिंदुस्तान को नहीं कहा कि जी आपके पास SU-30 है, आपके पास मिराज 2000 है, आपके पास राफेल है, और इसके बाद आप इससे पहले आपके पास MiG-21 फिशबेट था, कैनबरा थे, कि आपके बरतानिया लड़ाई लड़ रहा है आपके लिए, ये रूस लड़ रहा है, ये सारी मजे का खेज बातें। और उनको जो शिकस्त हुई है, मुंह उनको जो काला हुआ है, उनको बिल्कुल सर बजा फरमाया आपने। और ये बहाने जो है ना उनको सेव नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये इसमें बताऊं कि जी ये इस मार्के के बाद देखें दुनिया की जो एयर फोर्सेस हैं उन्होंने कहा है कि जी ये जो BVR बैटल हुई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जहाज गिराए हैं और जिस टेक्निक से गिराए, इट विल बी स्टडीड फॉर अ लॉन्ग टाइम।
और पाकिस्तान के जो फाइटर पायलट्स हैं जी, इनका तो बहुत रिकॉर्ड है। ये तो अभी आप कह रही हैं कि ये इतने दूर उन्होंने मारा है, इससे पहले MM मालूम ने चंद ही मिनटों में उनकी पूरी फ्लाइट फाइटर्स की जो आई थी सरगोदे पे, वो पूरी फ्लाइट उन्होंने जो है गन से, और ये एक मेरे ख्याल एक आध उसने मिसाइल से मारे, बाकी गन से मारे थे। तो इसके अलावा जो पाकिस्तानी पायलट डेपुटेशन पे थे, जैसे सत्तार अलवी है हमारा, एक और पायलट थे हमारे इराक में, तो इजराइल के जितने फाइटर गिरे वो पाकिस्तानी पायलटों ने गिराए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जाते, और माइंड यू कि उन्होंने मिराज 2000 गिराए MiG-21 से, तो जो कि दो जहाजों का मुकाबला ही कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान जो है ना अपनी महारत में, फाइटर फ्लाइंग में, ये बहुत जज्बे वाले लोग हैं। मैंने इनके साथ ऑपरेट किया है। बिल्कुल बचा फरमाया ब्रिगेडियर साहब आपने, और वही बात कि डेफिनेटली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी उसका एक अब दुनिया के अंदर उसका एक अबूर जो है वो उससे हासिल किया, लेकिन फिर वही बात आती है कि डेफिनेटली अगर फ्रेंच टेक्नोलॉजी की बात करें या बाकी, तो वो भी टेक्नोलॉजीज तो अपने अरूज पर है इस वक्त, लेकिन उसके पीछे जो शाहीनों का एक दिमाग था, जिस तरह से उन्होंने फुर्ती दिखाई, वो शायद भारत के पास मौजूद नहीं थी, जिसने सबकत हासिल की, और शायद वो टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तान के पास ही मौजूद है। सो मुनव्वर साहब आपकी तरफ भी मैं आऊंगी, लेकिन शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग, और हम बात कर रहे थे मार्का हक ऑपरेशन बनियान मरसूस, जिसको 1 साल मुकम्मल हो गया है, और इस दिन को आज जिस तरह पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है काबिल दीद है। प्रोग्राम्स में ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब से, और हम जो है वो डॉक्टर मुनव्वर साहब की तरफ वापस आएंगे। मुनव्वर साहब क्या कहेंगे, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने जिस खूबसूरती के साथ टेक्नोलॉजी का और जो फोर्सेस है उनका मुआवजा किया, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी की बात तो होती है कि उसमें क्या फ्लॉज आते हैं और किस तरह से आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं पर्सन टू पर्सन, अब अगर हम बात करें कि इंडिया के जो इस सिस्टम की अगर हम बात करें और फोर्सेस की बात करें, तो उसमें ऐसे क्या फ्लॉज मौजूद है जिसकी वजह से इंडिया को जो है वो ये दिन देखना पड़ा? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पावर का जो रियल टेस्ट है ना, वो जंग होती है, और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर नहीं होते जो कि जंग के अंदर मुअस्सर साबित होते हैं। सब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर भी बड़े अहम होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर के आपके पास कितने फाइटर जेट्स हैं, आपके पास एम्यूनेशन क्या है, आपके पास टैंक्स क्या हैं, अगर इसी पे जंग जीतनी होती तो फिर वियतनाम में अमेरिकन जीत गए होते, रशियंस जो है वो अफगानिस्तान में जीत गए होते, वो राजा दाहिर मोहम्मद बिन काजार फोर्स के सामने जीत गया होता, वो स्पार्टियंस के जो 300 लोग थे जिन्होंने पूरी पर्शियन एम्पायर को वापस जाने पे मजबूर किया, पर्शियन एम्पायर जीत गई होती और आज अमेरिका को डील करने की जरूरत न पड़ती ईरान के खिलाफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर है उसके सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। आपकी ट्रेनिंग है, आपका मोराल है, आपका नजरिया है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि कौन सा लीडरशिप है। मैं वो जो कहते हैं ना कि राइट मैन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये बुनियादी फर्क था। आपकी सियासी क़यादत, आपकी अस्करी क़यादत, और ये चीज इंडिया में नहीं थी। नरेंद्र मोदी वॉर स्ट्रेटेजी बना रहा था। हाँ। उनके जो जितने भी कमांडर्स थे वो वॉर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनके जो इंटेलिजेंस के हेड थे उन्हें साइडलाइन किया गया, नॉर्थ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्हें साइडलाइन किया गया, वाइस एयर चीफ को साइडलाइन किया गया, विक्रांत के कैप्टन को साइडलाइन किया गया। वजह क्या थी कि प्रोफेशनल ओपिनियन का इनकार किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनरल डैन केन की प्रोफेशनल ओपिनियन का इनकार किया, इसलिए 34 कमांडिंग ऑफिसर्स पेंटागन में उन्होंने रिजाइन किया। प्राइम मिनिस्टर एटले ने 1956 स्विस कैनाल के अंदर अपने आर्मी चीफ की बात नहीं मानी, ऑपरेशन मॉस्किटर का हुक्म दिया। नतीजा हमारे सामने, एम्बैरेसमेंट उनको उठानी पड़ी। तो व्हेनेवर आपका सही बंदा सही मुकाम पे नहीं होगा, जिसका मतलब है जस्टिस, जिसका मतलब है मेरिट, और कुरान यही डेफिनेशन देता है, सुकरात यही डेफिनेशन देता है, सही बंदा अपने अहल मुकाम के ऊपर। और यही रिक्वायर्ड है सियासत में, यही रिक्वायर्ड है आपकी मईशत में, यही रिक्वायर्ड है आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर।
जिस तरह लेकिन हमने मुनव्वर साहब इस बात कामयाब किया। बिल्कुल मुनव्वर साहब आपने कहा कि मोदी साहब ने जो है वो उस वक्त डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं की थी, और डेफिनेटली जब प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग नहीं होती तो रिजल्ट्स यही होते हैं। लेकिन सर जब हम देख रहे होते हैं कि जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से ये तज़िया दे रहे हैं, आवाम के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने का ये भी एक टूल है। फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्रा साहिबा मौजूद हैं, और जिस तरह से ये एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन हम इंडियन मीडिया की जब बात करते हैं वहाँ पर उनके जनरल्स, उनके ब्रिगेडियर्स बैठ के जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह से वो ब्रीफ कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि फिर उनके जो ऑफिशियल लीडरशिप है, आपको नहीं लगता कि वो भी इसी एजेंडे के ऊपर चल रहे होंगे और इसी तरह के डिसीजंस ले रहे होंगे शायद? नहीं, असल में वो तो झूठ का फलंदा है ना। ये जो मुदितवा की हुकूमत है, ये जो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुत्वा है, ये इनके पास कनिंग डिप्लोमेसी है, ये डिसेप्शन है, इमोरल यूज ऑफ पावर है, जिसको मैं 3R फिनोमेना कहता हूँ। ये रिएक्टिव हैं, रिपल्सिव हैं, रिप्रेसिव हैं। और पाकिस्तान के हवाले से जब से मोदी 2014 से पावर में आया है, इनके 3D पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं: डेमोनाइज पाकिस्तान, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, डिट्रैक्ट पाकिस्तान ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें आपको झूठ का नैरेटिव लेना पड़ता है। इसको कहते हैं वो गोएबल था मिनिस्टर, झूठ का, प्रोपेगेंडा का हिटलर। ये गोएबल स्ट्रैटेजी है। लेकिन आज के दौर में 4 कॉन्स्टिलेशंस हैं सैटेलाइट्स की, जो कि वॉर थिएटर को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। ईदू सिस्टम है, जीपीएस अमेरिका का सिस्टम है, गैलीलियो सिस्टम है अपना यूरोप का, रशियन सिस्टम है। आपकी हकीकतें तो छुप नहीं सकती। तो लिहाजा झूठ का पलंदा जब आप लेके जाते हैं तो दुनिया में फिर आप अपने आप को बेइज्जत करवाते हैं, जैसे ईयू डिसइंफोलैब के नतीजे में इंडिया हुआ। दिस इज द रीजन कि अब दुनिया इंडिया पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। ये सारे जो मेजर की प्लेयर्स हैं सिस्टमिक लेवल पे, रीजनल लेवल पे, उन्होंने इंडिया से मुंह क्यों मोड़ा है? हालांकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उनके मफादात हैं, बट इवन देन उनके नैरेटिव को बाय क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज 3 से 4 दफा साबित हो चुका। और याद रखें कि दुनिया उसी तरफ जाती है जिनके बाजुओं में दम होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ही कहते हैं कि मुझे बहादुर लोग और फाइटर्स पसंद हैं, वो इसलिए किम जॉन से भी मिलना चाहते हैं। उन्होंने तारीफ ईरानियों की भी की है। और रियलिस्ट पैराडाइम में याद रखें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है। और आप कंसिस्टेंटली आपको पावर को इंक्रीज करना होता है, रखना होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। और हैंस जे मार्गनथा ने राइटली पॉइंट आउट किया था अपने पॉलिटिक्स अमंग नेशन में, whatever the nation's aim may be, but the ultimate aim to have power, to increase power and to demonstrate power. ठीक है, सिद्दर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी और आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना दुनिया के सामने पाकिस्तान की एक इमेज आई है, शायद इससे पहले ये वाली इमेज हमने नहीं देखी, क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले भी बड़े मार्के सर किए हैं, लेकिन इस मार्के की एक अलग ही जो है वो नौयत हमें नज़र आती है। सब हम आते हैं कि भारत जो कि इज़राइल के नैरेटिव के ऊपर और इज़राइल की तरह से तर्ज पे ज़िंदगी को आगे लेके चल रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ वही प्रोपेगेंडा जो है वो चला रहा है जिस तरह से इज़राइल चला रहा है। सो उसकी जो मिसाल है वो हमने बयानुल मरसूस में भी देखी, जिस तरह से इजरायली ड्रोन्स को जो है वो मार गिराया, और इजरायली ड्रोन्स की इंडिया की जानिब से जो है वो उनको पाकिस्तान में जो है वो लाया गया। सो क्या कहेंगी कि ये जो इजराइल के पैरोकारी करते हुए जो इंडिया चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इजराइल ने जिस तरह से वहाँ पे गज़ा के अंदर जो सूरत हाल बनाई है, वही चाहता है कि वही सूरत हाल जो है वो कश्मीर के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर भी बनाई जाए। सो क्या कहेंगी, इस एजेंडे को आप किस तरह से देख रही हैं, और आपको लगता है कि भारत के अंदर ये एजेंडा जो है वो वर्क करेगा? फायजा, जो मदरलैंड फादरलैंड वाली थ्योरी है ना, इसके अंदर एक कॉमनैलिटी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को आगे लेके चल रहे हैं, तो दूसरे अखंड भारत के मंसूबे को आगे लेके चल रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से ये वहां डांस कर करके आ रहे हैं, और जिस तरीके से ये मदरलैंड फादरलैंड के नारे लगा के इजराइल को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने भी जो है वो इस वक्त मुंह की खाई है। और भारत के साथ तो खैर उसको तो मुंह की खिलाना हमारा शौक है, ये हमारी हॉबी है कि जब उसने कभी हमारे साथ किसी किस्म की कोई वो कहा था ना डीजे इस प्यार ने हमारे साथ पंगा ना लेना, को पंगा करने की कोशिश की है, तो हमने उसको मुंह की खिलाई है। मार्का हक के बाद
इस पूरे एक साल में फायजा अगर मैं देखूं तो जिस तरीके से पाकिस्तान को ना सिर्फ एक्सटर्नली अपने दुश्मन का सामना था बल्कि प्रॉक्सी वॉर्स के वजह से पाकिस्तान को इंटरनली भी दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है। और हमारे पास इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं जो हर्फ बहर्फ ये कहती हैं कि पाकिस्तान इज द कंट्री विच इज ऑन द टॉप लिस्ट, कि जिसको दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है और उसके अंदर भी प्रॉक्सी जो है वो भारत और इजराइल की हैं। बिल्कुल। सिमिलरली हमारा जो बेफिटिंग रिप्लाई था और जिस तरीके से हम उस आपने मीडिया का एक क्वेश्चन किया था सर से, फायजा आप जर्नलिस्ट हैं और मैं मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं और जिन लोगों ने मार्का हक में उस टाइम पे एक रिपोर्टिंग की थी जो कि बिल्कुल दैट वाज राइट ऑन द ट्रैक, तो आप लोग फ्रंटलाइन सोल्जर्स रहे हैं इस तमाम वाकये में। सिमिलरली जब हम उठा के देखते थे इंडियन मीडिया चैनल्स को तो वहां पे कार्टून नेटवर्क वाली सिचुएशन हमें नजर आती थी कि जिस तरीके से वो फाइलें उठा के फेंक रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं और झूठ का पुलंदा ये था। सर ने EU डिसइंफो लैब की बात की, झूठ का पुलंदा ये था फायजा के लाहौरी जो रास्ता नहीं बताते उन्होंने बंदरगाह भी छुपा के रखी हुई थी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो जाता था, कश्मीर जो है वो उसके ऊपर काबिज हो जाते थे और न जाने क्या क्या वो जो है वो करके बता रहे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल इस्लामाबाद में उतर आए थे। देखिए पाकिस्तान जो है वो वी ऑल नो कि इस मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान इज एन एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर और पाकिस्तान जो है वो इनकी आंखों में खटकता है। तो सिमिलरली अभी भी जिस तरीके से पाकिस्तान का एक कद सामने आया है निकल के, लेकिन अगर 2025 में भी मैं देखूं तो हमारे बरादर मुल्क में तशक्कुर पाकिस्तान के जून 2025 में नारे लगे थे आफ्टर दिस मई इंसिडेंट। और ऑनवर्ड्स आप ये देखें कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो सितंबर 2025 में या कोई भी मौका हो जहां खड़े होकर उन्होंने हमेशा से जो है वो एक ही बात की है, द फील्ड मार्शल, द ग्रेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट गाय। सिमिलरली जिस तरीके से वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोनों खुदरों में ले जाके कुछ राजो न्याज भी करते हुए हमें नजर आए, जिसपे जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको बहुत हाईलाइट किया। तो हमारी सिविल प्लस मिलिट्री जो इस वक्त लीडरशिप है फायजा, दैट इज अ वेरी परफेक्ट बॉन्ड कि जिसने हमें ना सिर्फ डिप्लोमेसी चैनल्स में, डिप्लोमेसी के मैदान में, बल्कि हमारे डिफेंस के मैदान में भी हम लोगों को सुरखरू किया है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। इस हफ्ते के जो है वो मिडल में या आखिर में कुछ खबरें हैं कि इंशाल्लाह ये जो ईरान की जंग है ये भी मुकम्मल खात्मे की तरफ जारी है और एक डेलीगेशन कंप्राइजिंग ऑफ इंशाल्लाह, क्योंकि ये मुआहदा हो जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी तशरीफ लाने की मुसद्दका इत्तलात हैं। आज भी जो है वो ईरान ने पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं अपने तमाम नुकात जिनके ऊपर बातचीत हुई है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया है जो एक यूनाइटेड नेशंस का किरदार बनता था, सिद्रा की उसी के सम्राट है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद जो है इसके अंदर डेवलपमेंट्स होती हुई हमें नजर आएंगी। पर ये सब आपकी तरफ में आऊँगी और जिस तरह से सिद्रा ने भी बात की कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के बड़े मोतरफ हुए हैं इस तमाम तर सिनेरियो के बाद, और जिस तरह से वो आर्मी चीफ की बारहा तारीफ़ करते हुए हमें नज़र आए और जिस तरह से उनके हवाले से वो बात करते हुए नज़र आए, यकीनन इससे पहले हमने ये वाली सूरत हाल नहीं देखी। और फिर जिस तरह से वज़ीर आज़म को उन्होंने हर मामले के ऊपर जो है वो आगे रखा और अब पाकिस्तान की जो एक काबिश है उसके ऊपर भी वो जिस तरह से सरे हम तस्लीम उन्होंने किया, डेफिनेटली वो ये श्योरिटी है कि डेफिनेटली अब वो पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया जो है वो अप्रिशिएट कर रही है। सर इससे पहले हम देख रहे थे कि ट्रंप जो है वो इस बारे में जिक्र करते रहे कि 8-0, लेकिन हमारे यहाँ ये मालूमात थी 6-0। सो वो गिनती जो है 12 दोहराते रहे, लेकिन 2 दिन कबल हमें भी ये कंफर्म हो गया और पाकिस्तान की जो फोर्सेस उन्होंने कंफर्म किया कि ये मामला 8-0 का था। सर ये जो मज़ीद 2 की कहानी है ये अगर आप ज़रा शेयर कर दें तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है। इट इज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड एज दे से। और ट्रंप भी जो है वो शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, वो कंफ्यूज रखते हैं दुनिया को। लेकिन एक चीज़ ट्रंप जो है वो कंसिस्टेंटली कह रहा है। हाँ। और वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, he knows the strategy, he knows better than anybody else। तो कुछ तो है कि जिसकी वजह से वो हमारे फील्ड मार्शल से इम्प्रेस है। बिल्कुल। और वो कहता है कि जी ये इनकी बात मैं मानूंगा।
चाहे उसमें जो मर्जी चीज़ है, कोई और उसमें फैक्टर कार फ्रॉम हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान के ताल्लुकात तीनों बड़ी ताकतों से अच्छे हैं। चीन के साथ तो हैं ही अच्छे, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं और रूस के साथ भी अच्छे हैं, और उसके अलावा फारसी बोलने वालों के साथ भी अच्छे हैं और अरबी बोलने वालों के साथ भी अच्छे हैं। तो ये जो अचीवमेंट है, ये जो स्ट्रेटजी अपनाई है या इसको एग्जीक्यूट किया है और दुनिया को मनवाया है फील्ड मार्शल साहब ने, ये एक बहुत बड़ा और कलीदी उनका जो है ना किरदार है इसमें। तो इसके अंदर पाकिस्तान की जो साख है दुनिया के अंदर वो उभर के सामने आई है, और मेरे ख्याल में ये जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन उन्होंने दिया है, इसमें हमें हिंदुस्तान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ऑपरेशन से उन्होंने जो है वो पहलगाम फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन का आगाज किया, अपने आप को खुद जख्म लगाया, इल्जाम हम पे लगाया, और फिर संदूर अपने मुंह पे फैला के उसका चेहरा मस्क कर दिया लोगों का। तो उनके संदूर का तो फायदा हमें ज्यादा हुआ है और उनको कम हुआ है। वो संदूर शायद तो उनके अपने चेहरे पे सारा लग गया, इसलिए वो बार इसका जिक्र भी कर रहे हैं। संदूर जो है उसका अंतिम संस्कार हुआ और हमने उसकी अस्थियां बहा के उनके हवाले की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस वो आईना तो झूठ नहीं बोलता ना। आप तो ख्वातीन है माशाल्लाह, खूबसूरती जो है वो दिखती है, लेकिन हिंदुस्तान का जो बदनुमा चेहरा है वो भी दिखता है लोगों के सामने। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो ये अचीव किया है जी, इसमें जो पाकिस्तान को एडवांटेज है वो ये है कि पूरा हिंदुस्तान एक हिजानी हालत में है। वो टीवी पे आके कभी क्या कहते हैं कि जी लाहौर जल रहा है, कराची जल रहा है, इस्लामाबाद को हमने काबू कर लिया है, फलान कर दिया, यानी कि एक पागलों की दुनिया मुझे लगती है। अब तो ब्रिगेडियर साहब वो ये कल फरमा रहे थे अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कि जी पाकिस्तान जो है वो ये जंग अकेले उन्होंने नहीं लड़ी, बल्कि इसमें पूरी जो हेल्प है वो चाइना की तरफ से जो है वो की गई है। सो मुनव्वर साहब से इस पर पॉइंट जानना चाहिए। थोड़ी देर आप इंतजार कर लीजिए, उनकी ख्वाब में देव भी आएंगे कि पाकिस्तानी आ रहे हैं हमें मारने के लिए, रात को हम डरते हैं, नींद नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। एक उनमें फर्क ये है कि उनकी जो पॉलिटिकल एम्बिशन है बीजेपी की, जो कि फाशिज्म पे कायम है, वो उनका जो मिलिट्री आस्क है, जो वो पॉलिटिशियन डिमांड करते हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस से, वो गेटेबल नहीं है, उसमें कोई ताल्लुक वास्ता या रबत नहीं है। और ये मैं जो आपको कह रहा था कि फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इंडिया के अंदर वो रिटायर्ड जनरल अफसर बुला के जो बैप्टाइज्ड हैं हिंदुत्व से, उनको मुकर्रर कर रहे हैं अपने कमांडर इन चीफ। और ये जैसे कहते हैं ना सेफ्रोनाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप, तो उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। एक तो उनके इंटेलिजेंस वाले जो हैं, जो हिंदुस्तान को जख्म लगाते हैं, ये उनकी आर्म्ड फोर्सेस को ये बात पता है। चाटे सिंहपुरा में जो उन्होंने कत्लेआम किया सिखों का क्लिंटन के आने पे, उससे सिख बहुत नाराज हैं। और जो सिख एलिमेंट है इंडियन फौज का, वो बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। सिख रेजिमेंट्स हैं, आर्मर्ड कोर में उनके लोग बहुत हैं, एयरफोर्स में बहुत हैं, नेवी में बहुत हैं। तो डिसएंचांटेड होते हैं कि भाई ये क्या मामला है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है उसकी बात सुननी चाहिए। उनका अपना आदमी जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ था, जिसको मैं एक अच्छा जर्नैल मानता हूँ, उसने ये प्रूव किया। उसने इंदिरा गांधी को कहा कि जी आप अपनी पॉलिटिक्स जो है ना वो इसमें इंटरफेयर मत करने दे मेरी कमांड में, लेट मी डू माय जॉब, एंड ही वाज सक्सेसफुल। तो अब वो फिर वही दोबारा वो गलती कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही। अब तो मोदी जी जो है वो ये चाहते हैं कि हर जगह पर मोदी साहब का प्रचार हो, और वो हर फील्ड के अंदर, हर डोमेन के अंदर जो है वो अपना सिक्का मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अभी जिस तरह से हमने देखा कि जब पाकिस्तानी मीम्स बनाने पे आते हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से अभी ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही थी यूएस ईरान की हवाले से, जी मुनव्वर साहब की तरफ भी आते हैं। सर ब्रिगेडियर साहब फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। मुनव्वर साहब क्या कहेंगे? हम ये बात कह रहे थे कि अब जो है वो हिंदुस्तान के पास कोई भी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कोई भी ऐसा पॉइंट मौजूद नहीं है कि वो अपनी आवाम को कम से कम ये शोर करवा ले कि हमने कुछ ना कुछ किया था इस जंग में, वो अपनी हार को तस्लीम कर ले। लेकिन अपनी हार को तस्लीम करने के बजाय अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये तमाम तर मामला जो है वो पाकिस्तान ने अकेले नहीं किया, उस वक्त चाइना ने पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट की है, और चाइना ने मिल के ये जंग जो है वो किया, और भारत ने फिर दोनों मुल्कों को जो है वो ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार किया। क्या कहेंगे?
देखें, एक तो ये कि उनकी जो मेजॉरिटी है ना अवाम, स्पेशली सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में, वबे शुक्ला ने किताब लिखी है ना, होली काउज, लूज कैनन, डफर जोन क्रॉनिकल्स, सितंबर 2025 में ये पब्लिश हुई है। उसमें वो ये कहता है कि नॉर्थ इंडिया में जो मेजॉरिटी है वो अनपढ़ लोगों की है, गोदी मीडिया वहीं पे है, मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वहीं पे है, मजहब का चूरन वहीं बेचा जाता है, और उसने एक डफर जोन बना दिया है और उसकी एक्सपेंशन हो रही है साउथ वर्ल्ड, और साउथ जो है इंडियन इकोनॉमी का इंजन है, उसको भी वो बीमार कर रहे हैं। अब इस चार्ज, रिलीजियसली चार्ज अवाम को आप समझती हैं कि वो समझेगी कि भारत शिकस्त खा गया है? वो ये समझ रहे हैं कि भारत शिकस्त नहीं खा गया, बल्कि भारत जो है वो कामयाब नजर आ रहा है। और यहां तक कि अभिनंदन जिसने फाइटर जेट लूज किया था, उसको भी उन्होंने अवार्ड दिया और हीरो बनाया। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात ये है कि उनके अभी एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, मेरे ख्याल में कॉप 16 को हेड कर रहे होंगे, ये ब्रिगेडियर सुल्तान बेहतर बता सकते हैं, डीजीएमओ भी रहे हैं उनके। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम एट ए टाइम चाइना, पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर लड़ सकते हैं, और इन्होंने माजी में भी मदद की। ओ भाई, आप चाइना के साथ नहीं लड़ सकते? आपने 10,000 मुरब्बा किलोमीटर गोलवान में आपने लूज किया है, आपने 180 चौकियां हमने तबाह की थी इनकी, और 59 मिनट्स में इनके 7 फाइटर जेट्स और एक ड्रोन हमने शॉट डाउन किया था। तो कहने का मकसद ये कि बातें जो वो बना रहे हैं, अगर वो बातों पे अवाम यकीन नहीं रख रही होती तो अभी वेस्ट बंगाल में मोदी जीतता तो ना। इसका मतलब ये कि इंडियन अवाम जो है वो रिलीजियस चूरन के अंदर आ गई है, और यही तबाही की निशानी है। ये बारहा उनके जो लिखारी हैं, जो सैन वाइसेस हैं, जो स्ट्रेटेजिक जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना यह है कि इंडिया तो टूटने की तरफ जा रहा है। ये खशवत सिंह ने एंड टू द इंडिया के अंदर ये बात लिखी, 2003 में पब्लिश हुई है। उनका एक भाटिया, उनका एक है स्कॉलर, उसने ये किताब लिखी है, वो 2023-24 के अंदर वो पब्लिश हुई है। इसके अलावा अरुंधति राय ने 2024 में लिखी है। फ्रेंच एक स्कॉलर है जेफर लोड, उसने किताब लिखी है, बड़ी शानदार किताब लिखी है कि मोदी जो मॉडल है गुजरात का, वो सारा इस वक्त इंडिया पे अप्लाई कर रहा है, और इंडिया की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटल, वो तकरीबन उसने तबाह कर दिए हैं। तो अब तो उनके अपने लोग और इंटरनेशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंडिया खराबी की तरफ जा रहा है, लेकिन जो वहां पे लोग हैं वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है मेजॉरिटी के। अगर तस्लीम कर रहे होते तो कांग्रेस इस वक्त आ जाती पावर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सिद्दत साहब, आपकी तरफ में आऊँगी, और क्योंकि हम अब क्लोजिंग की तरफ भी जाएंगे, क्या कहेंगी? एक तरफ तो हमने देखा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उसने जिस तरह से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, और जिस तरह से भारत को मुंह की खाना पड़ी, इसके साथ साथ हमने देखा कि मीडिया पर भी एक महाज था, जिस तरह से भारतीय मीडिया जो है वो अपने नैरेटिव को जिस तरह से बेच रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उन झूठे मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने में जो किरदार अदा किया वो भी हमारे सामने मौजूद है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने सिद्रा इस तमाम तर मामले के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम का जोश देखा, जब स्पेशली भारत ने कुछ ड्रोन्स जो है पाकिस्तान में भेजे, और जिस तरह से सिविलियंस के ऊपर वो ड्रोन्स जो है वो भेजे गए, और फिर बाद में हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस देखी कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो उन ड्रोन्स के साथ खेल रहे हैं, अपने चप्पलों के साथ उनको जो है वो मार रहे हैं और गिरा रहे हैं। उससे क्या कहेंगी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो इस जज्बा मौजूद है उसको? फायजा, काफिर और मुसलमान का जो फर्क है ना वो यही है कि जब जहाद करनी पड़े तो एक मुसलमान जो है वो आगे आगे सीना सफर होता है, जबकि काफिर जो है वो कारगिल की जंग की तरह साबुन का पानी पी के पीछे हो जाता है कि कहीं मुझे पाकिस्तान से जंग ना लड़नी पड़े। आपने वो कुछ वीडियोस, वो पिक्चर्स बहुत वायरल हुई थी कि जहाँ पे बच्चे जो है वो मिसाइल के पीछे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि ये फायर कैसे होगा। फिर एक बंदा जो है वो अपनी गन उठा के खड़ा हुआ है कि किस तरीके से मैं भी ड्रोन को जो है वो नॉक डाउन कर दूं। सिमिलरली जो मीम वॉर हमारे नौजवानों ने लड़ी है, तो हम जिनको हम यूजुअली थोड़ा सा अंडरमाइन कर देते हैं कि नहीं ये जो है वो शायद फेसबुक के मुजाहिद है, लेकिन जो दुश्मन का मोराल डाउन करने के लिए हमारे नौजवानों ने जिस किस्म का किरदार अदा किया है। सेकेंडली फायजा, मैं कुछ आपको गाजियान के किस्से सुनाऊंगी जो LOC पे मौजूद है, इस टाइम पे भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं।
उनसे जब मेरी बात हुई बाग सेक्टर में, तो उन्होंने कहा कि मैडम जिस तरीके से ये झड़प शुरू हुई थी और अवाम जौक दर जौक हमारे पास आके खड़ी थी कि आखिर हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी औरतें हमें घरों में नहीं बैठने दे रही। वो कह रही हैं कि आप जाएं और जाके फौजियों के साथ खड़े हों, आप जो है वो यू शुड बी द पीपल कि जिनको गोली लगनी चाहिए और जो अपने वतन के लिए शहीद होने जिनको होना चाहिए। तो फायजा, इस कौम का जो जज्बा है और बीइंग द मुस्लिम, जज्बा ईमानी और जज्बा शहादत जो हम लोगों में मौजूद है, वो जज्बा दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफी था। अगेन आई विल से इट्स नॉट ऑलवेज कि आपका जो एक सिपाही, आपका बेटा, आपका भाई जो वर्दी में खड़ा है सिर्फ वो मुजाहिद है या सिर्फ वो जंग लड़ रहा है। फायजा, हमारी इस कौम ने प्रूव किया कि इस मुल्क का रहने वाला हर बेटा इस मुल्क का एक फौजी है और वक्त आने पे वो अपनी जान बिल्कुल, देने से गुरेज इस नहीं मुल्क करेगा। का एक फौजी है और वक्त आने पे अपनी जान भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेगा। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? अब आज के दिन की मुनासबत से, चूँकि आज माओ का आलमी दिन भी है और वो माएँ जिन्होंने अपने जिगर गोशे जो हैं वो इस वतन के लिए कुर्बान कर दिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। वालदा जो है ना जी, एक बहुत बड़ा इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को पालती है, उनका कैरेक्टर बिल्ड अप करती है, उनकी ग्रूमिंग करती है। एक चीज़ होती है तालीम, दूसरी चीज़ होती है तरबियत। तो तरबियत जो है वो माँ की गोद से शुरू होती है और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत अजीम माएँ हैं जो अपने बेटे पेश करती हैं कि मेरा एक बेटा शहीद हुआ है, दूसरा भी हो जाए तो मुझे गम नहीं होगा। यंग ख़वातीन जिनके हस्बैंड गिरे, मैं अटैक हेलीकॉप्टर ब्रिगेड कमांड की है तो मुझे मालूम है कि यंग पायलट्स ने जान भी दी है। तो एक ऐसे रूपरवाह मनाजर आपको देखने में मिलते हैं जो किसी और कौम में नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें खुदा के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सरफरू किया, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में ये कहता है कि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतिन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह, कि हमने कई दफ़ा एक छोटी फ़ौज को बड़ी फ़ौज पे फतह दी अपने इज़्न से। तो अल्लाह ताला से हमेशा मदद मांगनी चाहिए और अगले मार्के की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगले मार्के की तैयारी करनी चाहिए और डेफिनेटली इसी जज्बे के साथ जो है वो अगले मार्के के लिए भी इस वक्त कौम जो है वो तैयार है। किसी भी एडवेंचर के लिए इस वक्त पूरी कौम, पूरी फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त तैयार खड़ी हैं। सो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब मौजूद थे, सर अपना कीमती तजिया हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मौजूद थे, सर आपका बहुत शुक्रिया। सिद्रा सदुसई साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।